गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत आप सबका एक बार फिर से। कल हमने टॉपिक शुरू किया था दबाव समूह, और उम्मीद है आप लोगों ने इसको वीडियो को देखा होगा और बात समझ में आपको आई होगी। हम अब तक ये देख चुके हैं कि दबाव समूह या हित समूह, जो भी इनका नाम रख लिया जाए, कि कौन सा नाम इनका सही नाम होना चाहिए और हम इनका अध्ययन क्यों करते हैं, बेसिकली ये बात अब तक हम देख चुके हैं। आज हम इनके अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। दबाव समूह कहते किसको? अब तक मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि भाई इनको विभिन्न नामों से जाना जाता है। कुछ लोग दबाव समूह कहते हैं, कुछ लोग हित समूह कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं दोनों अलग अलग होते हैं, कुछ कहते हैं नहीं एक ही है, सिर्फ नाम के प्रयोग का अंतर है। सिर्फ एक संगठन के आधार पर बल देता है, दूसरा कार्य प्रणाली पर बल देता है। और इसीलिए एक नया शब्द भी चल पड़ा है जिसको एनजीओ कहा जाता है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये अब तक हम देख चुके हैं। अर्थ की बात करते हैं। दबाव समूह क्या होते हैं या हित समूह क्या होते हैं? तो हम ये मान के चल रहे हैं कि दोनों एक ही होते हैं, चाहे दबाव समूह कहिए, चाहे हित समूह कहिए, चाहे एनजीओज कहिए, एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है इनमें। वीओ की एक अमेरिकन लेखक हैं ये। इनके अनुसार बहुत छोटी सी परिभाषा लिखी, लोक नीति को प्रभावित करने हेतु गठित निजी संगठन दबाव समूह कहलाते हैं। क्या है दबाव समूह? लोक नीति को प्रभावित करने के लिए गठित निजी संगठन, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये, यानी सरकार से इनका कोई लेना देना नहीं है। और क्यों बनते हैं ये? लोक नीति को प्रभावित करने के लिए। लोक नीति यानी पब्लिक पॉलिसी, सरकारी नीति समझ लीजिए। हिंदी में अगर सरल शब्द कहें लोक नीति की जगह, तो वो है सरकारी नीति। तो सरकार की नीतियों को प्रभावित करने के लिए बनाए जाने वाले ये निजी संगठन होते हैं। ये सरकार की नीति को प्रभावित करना चाहते हैं ताकि संगठन के सदस्यों के हितों की पूर्ति हो सके, उनका संवर्धन हो सके, संरक्षण हो सके। दूसरी परिभाषा है एच जीगलर की। संगठित समूह जो अपने सदस्यों को औपचारिक सरकारी पदों पर नियुक्त करवाए बिना सरकारी निर्णयों के संदर्भ को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। क्या है दबाव समूह? दबाव समूह संगठित समूह है, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स है, यानी जिनका सचिव होता है, इनका अध्यक्ष होता है, इनके सदस्य होते हैं, उनका एक संविधान होता है। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब ये है, संगठित समूह का मतलब ये है। ये क्या करते हैं? ये करते हैं सरकारी निर्णयों के संदर्भ को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। अपने सदस्यों को सरकार में बिठाने की कोशिश नहीं करते, यानी ये राजनीतिक दलों की तरह ये प्रयास नहीं करते कि उनके सदस्य सरकार बनाएं या सरकार में पद प्राप्त करें, बल्कि चाहते क्या है? सरकार के जो निर्णय हैं उनको प्रभावित करना चाहते हैं, उनकी दशा और दिशा तय करना चाहते हैं। सरकार क्या निर्णय करे, कैसे उसको लागू करे, इस सब को प्रभावित करना चाहते हैं। आमंड और पावेल आमंड और पावेल के अनुसार हित समूह से हमारा अभिप्राय व्यक्तियों के ऐसे समूह से है जो विशिष्ट हितों अथवा लाभों के बंधन से बंधे हैं तथा जिनमें कुछ सीमा तक इसकी चेतना भी पाई जाती है। दबाव समूह या हित समूह, जो भी कहिए आप, वो क्या है? दरअसल व्यक्तियों का समूह है
कौन से व्यक्ति? ऐसे व्यक्ति जो समान हितों या लाभों के बंधन से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, जिनके हित एक जैसे हैं, जिनके लाभ हानि एक जैसी है, और जिनमें इस बात की चेतना भी पाई जाती है कि हाँ, हम एक जैसे हैं। ऐसे लोगों के समूह को दबाव समूह कहते हैं। अब पीटर ओडीगार्ड की परिभाषा देख लीजिए। मैं 4-5 परिभाषाएं दिखाता हूं आपको, उनमें से आप 1-2 याद करिएगा, ज्यादा मत करिएगा, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, उन परिभाषाओं का जो मर्म है, सार है, वो आपको समझ में आना चाहिए। वो बताऊंगा मैं। अभी 2 परिभाषाएं और देख लीजिए, उसके बाद क्या सारांश है इन परिभाषा, वो मैं आपको बताऊंगा। दबाव समूह ऐसे लोगों का औपचारिक संगठन है जिनके एक या अधिक सामान्य हित अथवा स्वार्थ होते हैं, और जो घटनाओं के क्रम को, विशेष रूप से सार्वजनिक नीति के निर्माण तथा प्रशासन को, इसलिए प्रभावित करने का प्रयास करते हैं कि वे अपने हितों की रक्षा व समाधान कर सकें। सिर्फ शब्दों का ही हेर फेर है, बाकी वही परिभाषा है। इसमें भी ये बताया कि दबाव समूह औपचारिक संगठन होते हैं, यानी संगठित होते हैं। किन व्यक्तियों के संगठन है? उन व्यक्तियों के जिनके सामान्य यानी कॉमन हित या लाभ होते हैं। और वो क्यों बनाए जाते हैं? ताकि वो सार्वजनिक नीति के निर्माण और कार्यान्वयन को प्रभावित कर सकें, ताकि उनके हितों की पूर्ति हो सके। मायरन वीनर की परिभाषा भी कुछ ऐसी ही है। मायरन वीनर कहते हैं कि दबाव समूह से हमारा तात्पर्य शासकीय व्यवस्था के बाहर निजी संगठन, जैसे हमने पहले कहा था ना, वो वही चीज यहाँ कह रहे हैं, वो शासकीय व्यवस्था के बाहर किसी भी ऐसे ऐच्छिक किंतु संगठित समूह से है जो शासकीय अधिकारियों के नाम निर्देशन तथा नियुक्ति, सार्वजनिक नीति के निर्धारण, प्रशासन तथा समझौता व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास करता है। इन्होंने एक बात अलग कही है औरों से, वो है सार्वजनिक अधिकारियों के नाम निर्देशन, शासकीय अधिकारियों के नाम निर्देशन तथा नियुक्ति। ये शब्द थोड़े से अलग हैं औरों से। औरों में अब तक हमने यही देखा था कि ये सरकारी में कौन काम करता है, इससे इन्हें मतलब नहीं होता। इन्हें सिर्फ मतलब इस बात से होता है कि इनके काम हो जाए। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो इनकी राय में ऐसे अधिकारी, ऐसे अफसर जो इनके प्रति झुकाव रखते हैं, इनके हितों के प्रति सहानुभूति रखते हैं, उनको निश्चित रूप से वो आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसी संदर्भ में इन्होंने ये कहा है। तो इतनी सारी परिभाषाएं देखने के बाद मैंने आपसे कहा था कि इसका सारांश हम देखेंगे। सब परिभाषाओं का सारांश मैंने इस परिभाषा में अपने शब्दों में लिखा है। आप इसको ये समझ लें और आप अपने शब्दों में लिखें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसे याद करें, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपको खुद को परीक्षा में लिखना है। कितना रट के लिखेंगे उसकी एक सीमा है, और रटना चाहिए भी नहीं, समझना चाहिए। बात अगर समझ में आती है तो आप खुद अपनी परिभाषा बना सकते हैं। क्या है संक्षेप में दबाव समूह? दबाव समूह ऐसे व्यक्तियों के स्वैच्छिक और अशासकीय किंतु औपचारिक संगठन है, औपचारिक संगठित समूह है जिनके सामान्य हित होते हैं तथा जो पारस्परिक सहयोग तथा दबावकारी साधनों का प्रयोग करके शासकीय नीति के निर्धारण, कार्यान्वयन तथा अधिनिर्णयन को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। 4-5 बातों पर बल दिया है मैंने इस परिभाषा में, आप देखें इसको। देखिए क्या है दबाव समूह? ऐसे व्यक्तियों के
बीच के कुछ शब्द छोड़ के आप ले लीजिए, जिनके सामान्य हित होते हैं। कैसे व्यक्ति हैं? इसके सदस्य कौन होते हैं? जिनके सामान्य हित होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के स्वैच्छिक वॉलंटरी एसोसिएशन होती हैं। मतलब बाध्यकारी नहीं इसमें शामिल होना, कोई शामिल होना चाहे तो हुए, ना होना चाहे तो ना हो। अशासकीय होते हैं, सरकार में के का हिस्सा नहीं होते, सरकार के बाहर होते हैं। और औपचारिक संगठित समूह होते हैं, के पदाधिकारी होते हैं, संविधान होता है, सब कुछ होता है इनका। क्या कर इनका काम करने का तरीका क्या होता है? पारस्परिक सहयोग या दबावकारी साधनों का प्रयोग, आपस में सहयोग करके और दबाव बना करके, दोनों तरह से काम करते हैं। क्या करना चाहते हैं? शासकीय नीति के निर्धारण, कार्यान्वयन और अधिनिर्णयन को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। क्यों प्रयास करते हैं? ताकि इनके सदस्यों के हितों की पूर्ति हो सके, उसकी अभिवृद्धि हो सके, उसका संरक्षण हो सके। तो ये है दबाव समूह की परिभाषा। कुल मिलाकर के अगर आप बात करेंगे तो दबाव समूह क्या है? संगठित, औपचारिक रूप से संगठित, स्वैच्छिक, अशासकीय संगठन है। यानी इसमें आपको 3-4 बातों पर बल देना है। एक तो संगठन किस प्रकार का ये बताना है, जिसमें आपने बताया कि अशासकीय है, औपचारिक रूप से संगठित है और स्वैच्छिक है। फिर इनके संगठन का आधार क्या होता है? आधार होता है सामान्य सदस्यों के सामान्य हित। तीसरी बात, आपको इसमें ये बताना है कि ये संगठित क्यों होते हैं, क्या करने के लिए संगठित होते हैं। ये होते हैं अपने सदस्यों के हितों की रक्षा के लिए, और उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए नीति निर्माण, कार्यान्वयन और अधिनिर्णयन को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। कैसे प्रभावित करने की कोशिश करते हैं? दबाव के द्वारा। ये 4-5 बातें आपको इसमें बतानी है। आगे हम बढ़ते हैं। दबाव समूह की विशेषताएं क्या होती हैं? सवाल ये है किस, और इसी बात को जो कुछ अब तक हमने पढ़ा है उसी को इन विशेषताओं के संदर्भ में समझ लेते हैं। सबसे पहले, सदस्यों के सामान्य हितों के आधार पर गठन। बहुत स्पष्ट है बात ये। इनका गठन क्यों होता है? क्योंकि कुछ लोगों के समान हित होते हैं, समान लाभ होते हैं, समान स्वार्थ होते हैं। तो ऐसे समान हितों वाले लोग अपने हितों की पूर्ति के लिए संगठित हो जाते हैं। यानी संगठन का आधार सदस्यों के सामान्य हित और चिंताएं होती हैं। दूसरी बात, औपचारिक रूप से संगठित समूह होते हैं। औपचारिक संगठन होता है इनका, यानी इनका संविधान होता है, पदाधिकारी होते हैं, उनके बीच औपचारिक कार्य विभाजन होता है, कार्यालय होता है, इनका सब कुछ औपचारिक ढंग से काम करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम स्वैच्छिक और अशासकीय संगठन भी जोड़ सकते हैं, जो शायद लिखने से रह गया। तीसरी बात मैंने लिखी है, पारस्परिक सहयोग तथा दबावकारी साधनों का प्रयोग। ये पारस्परिक सहयोग से काम करते हैं और दबाव का भी प्रयोग करते हैं, दोनों तरह के साधनों को अपनाते हैं ये। और मुख्य रूप से जब सरकार के साथ डील करना हो तो ये दबाव का ही प्रयोग करते हैं। अराजनीतिक चरित्र, चौथी बात, इनका चरित्र अराजनीतिक होता है, यानी राजनीतिक समूह नहीं होते। ये राजनीति में सीधे सीधे भाग नहीं लेते, लेकिन राजनीति से बहुत दूर भी नहीं रहते। इनकी जो गतिविधियां हैं वो राजनीतिक और अराजनीतिक के बीच की गतिविधियां होती हैं। जैसा कि हैरी एक्सटीन का कोटेशन मैंने लिखा है, वो कहते हैं कि इनकी गतिविधियों को राजनीतिक एवं अराजनीतिक के मध्यवर्ती कहा जा सकता है। बीच की एक्टिविटीज होती है, ना पूरी तरह से इनको पॉलिटिकल कहा जा सकता है, ना अपॉलिटिकल कहा जा सकता है।
कभी लगता है कि राजनीति में है, कभी लगता है राजनीति के बाहर है। बस इसी तरह से लुका छिपी का खेल खेलते हैं और बहुत हद तक जो है राजनीति से बहुत दूर नहीं रहते, बहुत पास भी नहीं आते। अपने आप को तटस्थ बनाए रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन मौका पड़ने पर राजनीति करने से चूकते भी नहीं। आगे हम बढ़ते हैं। इसी बात को और स्पष्ट करने के लिए हम इनकी तुलना राजनीतिक दलों के साथ करते हैं। राजनीतिक दल और दबाव समूह। देखिए, राजनीतिक दल और दबाव समूह ये दोनों बहुत घनिष्ठ रूप से एक दूसरे से संबद्ध है। क्यों संबद्ध है? क्योंकि जैसे मैंने अभी पिछली स्लाइड पे भी आपको बताया कि दबाव समूह राजनीति में सीधे सीधे शामिल नहीं होते, लेकिन राजनीति से बहुत दूर नहीं रहते। ये बैक सीट ड्राइविंग करने का काम करते हैं। बैक सीट ड्राइविंग का मतलब ये है कि गाड़ी कोई और चलाता है, ये पीछे बैठ के जो स्टीयरिंग पे बैठा हुआ बंदा उसको इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं, इधर चलो, उधर चलो, ऐसा करो, वैसा करो। बैक सीट ड्राइविंग, बिना किसी जिम्मेदारी लिए, औपचारिक रूप से कोई जिम्मेदारी नहीं लेते और काम सारा करवा लेते हैं ये। इसलिए दबाव समूह और राजनीतिक दलों के बीच घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। राजनीतिक दल राजनीति में सीधी सीधी भागीदारी करते हैं, चुनाव में भाग लेते हैं। अगर विजयी होते हैं तो सरकार बनाते हैं, अगर हार जाते हैं तो विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। लेकिन दबाव समूह इस तरह से राजनीति में भाग नहीं लेते, लेकिन राजनीति के उद्देश्यों को प्रभावित करने की, राजनीति के जो जिस उद्देश्य से राजनीति हो रही है उसको प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। सीधे सीधे अपने काम से मतलब रखते हैं। राजनीतिक दल सत्ता के लिए राजनीतिक संघर्ष करते हैं, ये पता ही है आपको। चुनाव के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। और दबाव समूह जो है वो सत्ता संघर्ष को अपने हितों के अनुरूप प्रभावित करने का प्रयास करते रहते हैं। दोनों एक दूसरे के पास आसपास रहते हैं मतलब। और इसीलिए जैसे मैंने पहले भी बताया था, इनको दबाव समूहों को जो है राजनीतिक दलों के पीछे का व्यक्ति कहा जाता है। वीओकी के अनुसार दोनों अनौपचारिक तथा संवैधानिक संगठन हैं जो संवैधानिक संस्थाओं को गति प्रदान करते हैं। दोनों माने राजनीतिक दल और दबाव समूह, दोनों संविधान में इनका कहीं जिक्र नहीं होता, कहीं पर भी जिक्र नहीं, लेकिन फिर भी ये संवैधानिक संस्थाओं को चलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। संवैधानिक संस्थाएं इनके बिना चल नहीं सकती। आप देखिए, मैंने अमेरिका की बात करें, अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है निर्वाचक मंडल के माध्यम से, लेकिन राजनीतिक दलों ने इस प्रकार से उसको बदल दिया है कि वो प्रत्यक्ष निर्वाचन सा हो गया है। राजनीतिक दलों के बिना सरकार चल नहीं सकती। ऐसे दबाव समूह की भी लोकतंत्र को प्रभावी बनाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या भूमिका होती है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना ही जान लीजिए आप कि लोकतंत्र के संचालन में अगर राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका है तो दबाव समूह की भूमिका भी कम महत्व की नहीं। इन दोनों संगठनों में क्या समानताएं पाई जाती हैं? पहली बात तो ये कि दोनों स्वैच्छिक संगठन होते हैं। दबाव समूह भी स्वैच्छिक है, राजनीतिक दल भी स्वैच्छिक है, कोई बाध्यकारी नहीं किसी के साथ ये शामिल होना उसमें। दूसरी बात ये कि दोनों राजनीति से संबंधित हैं। एक राजनीति में सीधा उतरता है, दूसरा लुका छिपी का गेम खेलता है। तीसरी बात, दोनों ही संगठन यानी दबाव समूह और राजनीतिक दल हित स्वरूपीकरण, हित समूहीकरण, राजनीतिक समाजीकरण तथा राजनीतिक संचार के अभिकरण के रूप में भी काम करते हैं। इनकी चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूँ, अब तक आपको समझ में आ चुका होगा। हित स्वरूपीकरण का मतलब होता है अपनी मांगों को रखना, लोगों की मांगों को रखना। हित समूहीकरण मतलब उन मांगों को समूहीकृत कर देना।
समाजीकरण का मतलब होता है राजनीतिक संस्कृति का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरण। और राजनीतिक संचार का मतलब तो आप जानते ही, संचार का मतलब सूचनाओं का आदान प्रदान से है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। वही दबाव समूह और राजनीतिक दलों की बात कंटिन्यू कर रहे हैं हम। और जैसे मैंने कुछ समानताएं बताई, अब यहाँ पर हम अंतरों की बात करेंगे। दोनों अलग अलग हैं जैसे हम कह रहे हैं, उन अंतरों को और अधिक स्पष्ट रूप से देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि दबाव समूहों की तुलना में राजनीतिक दल प्राय आकार में बड़े होते हैं। हालांकि प्राय लिखा है हमने, हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं। कई दल भी बहुत छोटे होते हैं जो एक क्षेत्र विशेष में काम करते हैं, उनकी तुलना में दबाव समूह ज़्यादा बड़े होते हैं जो पूरे देश में फैले रहते हैं कई बार। लेकिन सामान्यतः अगर हम देखें तो राजनीतिक दल ज़्यादा बड़ी संस्था है, ज़्यादा व्यापक उनका संगठन भी होता है, ज़्यादा उनका उद्देश्य भी व्यापक होता है। दोनों दृष्टि से दबाव समूह की तुलना में बड़े होते हैं राजनीतिक दल। दूसरी बात, राजनीतिक दल विचारधारा के आधार पर गठित होते हैं, जबकि दबाव समूह हितों, एक या अधिक हितों के आधार पर गठित होते हैं। यानी राजनीतिक दल विचारधारा के लिए काम करते हैं और दबाव समूह स्वार्थ के लिए काम करते हैं। तीसरी बात, राजनीतिक दल सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष करते हैं, जबकि दबाव समूह सत्ताधारियों को प्रभावित कर अपने हितों की सिद्धि के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। यानी राजनीतिक दल सीधे सीधे राजनीति में उतरते हैं, जबकि सत्ताधारी जो दबाव समूह है सीधे राजनीति में नहीं उतरते। जो राजनीति में उतरे हुए होते हैं उन्हीं से बात करते हैं, उनसे माध्यम से अपना काम करवाने में विश्वास करते हैं। नेक्स्ट चौथा, हित स्वरूपीकरण बनाम हित समूहीकरण। वैसे तो दोनों दबाव समूह भी जो है हित समूहीकरण का काम करते हैं कई बार, और राजनीतिक दल कई बार हित स्वरूपीकरण का काम करते हैं। लेकिन मुख्य रूप से अगर हम देखें तो दबाव समूह का काम है हित स्वरूपीकरण और राजनीतिक दलों का काम है हित समूहीकरण। पांचवा, राजनीतिक दल संवैधानिक साधनों का प्रयोग करते हैं, जबकि दबाव समूह जो है गैर संवैधानिक साधनों का प्रयोग भी कर लेते हैं। उन पर कोई ऐसा उनके कोई ऐसा मतलब निश्चित वो नहीं है, उन्होंने कोई शपथ नहीं ली होती कि हम संविधान के अंतर्गत रह करके काम करेंगे। राजनीतिक दलों को तो संविधान का पालन करना ही होता है। नेक्स्ट है, राजनीतिक दलों की सदस्यता अनन्य होती है, जबकि दबाव समूहों की सदस्यता अनन्य नहीं होती। अनन्य का मतलब ये है कि भाई एक व्यक्ति एक समय में एक ही राजनीतिक दल का सदस्य होता है, दो दलों का एक साथ मेंबर नहीं हो सकता। कोई कांग्रेस का भी हो और भाजपा का भी मेंबर हो, ऐसा नहीं हो सकता। एक पार्टी में जाएगा, दूसरी पार्टी खुद ही उसको निकाल देती है। लेकिन दबाव समूह के मामले में ऐसा नहीं है, एक ही व्यक्ति कई सारे दबाव समूह का सदस्य हो सकता है। जैसे अगर आप किसान हैं तो किसानों के संगठन के मेंबर हो सकते हैं। अब साथ में आप अपने गांव की विकास समिति के सदस्य भी हो सकते हैं। इसी तरह से एक छात्र के रूप में आप छात्र संगठन के भी सदस्य हो सकते हैं। इसी तरह से अगर आपकी रुचि किसी खेल में है, खेल खेलना चाहते हैं, तो आप क्रीड़ा समिति के सदस्य भी हो सकते हैं। तो एक साथ कई सारे सदस्यों के संगठनों के सदस्य आप बन सकते हैं। राजनीतिक दलों के मामले में ऐसा नहीं हो सकता। तो फिलहाल यहीं तक रोकते हैं। एक वीडियो और इस पर हम बनाएंगे जो अंतिम होगा इस टॉपिक पर। तो फिलहाल इतना ही। आप देखें, इसको समझें, कोई कठिनाई हो तो संपर्क करें। धन्यवाद।